हाँ जी, तो इस बार का वीकली बाज़ार टॉक का एडिशन होने वाला है पीई रेशो पे। वन ऑफ द मोस्ट डिस्कस्ड, वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल, बहुत ज़्यादा यूज़ करे जाने वाला रेशो है। ठीक है, आपने सबसे ज़्यादा बार पीई रेशो ही सुना होगा, बार-बार, बार-बार सुनाया जाता है, आपके कानों तक पड़ती है इसकी आवाज़। तो आज इसको पूरा डेसिफर करने की कोशिश करते हैं, बताता हूँ आपको पीई रेशो क्या होता है, क्या खामियाँ हैं, कब यूज़ करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। ये गारंटी दे सकता हूँ कि इस सेशन के एंड तक अगर आप टिकते हो तो आपको पी रेशो के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, और एकदम जेन्युइन नॉलेज होगी। नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड। देखो यार, पूरा हिंदुस्तान इस चीज़ से ऑब्सेस्ड रहता है कि कितना देती है, मतलब कि हम जो प्राइस दे रहे हैं उसके अगेंस्ट में मुझे वैल्यू फॉर मनी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना। वी ऑल आर ऑब्सेस्ड विथ द वैल्यू फॉर मनी। वी ऑलवेज गो विथ मल्टीपल पैकेजिंग, बल्क पैकेजिंग की तरफ जाता है आदमी कि नहीं, मेरे को एक साथ 3 साबुन वाला पैकेट दो क्योंकि उसमें मेरा पैसा बच रहा है ना। सेम थिंग हैपन्स विद स्टॉक। अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हम जितना पे कर रहे हैं एक स्टॉक को खरीदने में, उसके एवज में जो वैल्यू हमें मिल रही है वो ज़्यादा है, मतलब स्टॉक की वैल्यू जो आपने निकाली वो 120 रुपये आ रही है, से फॉर एग्जाम्पल आपने जो वैल्यू निकाली वो 120 रुपये आ रही है, और अभी मार्केट के अंदर जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है से फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज। तो आप 120 रुपए की चीज आपको 100 रुपीज में मिल रही है, बल्ले बल्ले हो गई आपकी तो। ठीक है, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, बेंजामिन ग्राहम ने इसी चीज को मार्जिन ऑफ सेफ्टी के जैसा समझाया है। बेंजामिन ग्राहम ये बोलते हैं कि अगर किसी चीज की वैल्यू 120 रुपए है और वो आपको 80 रुपीज में मार्केट में अवेलेबल है, तो मैं ये बोलूंगा कि आपके पास 40 रुपए का क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रही है चीज़? किसी चीज़ की वैल्यू अगर 120 रुपीज़ है और वो आपको 80 रुपीज़ में मार्केट में अवेलेबल है, तो 40 रुपीज़ का आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। तो अब सर ये बताओ कि हम लोग फिर कंपेयर कैसे करेंगे, क्या अंडर वैल्यूड है, क्या ओवर वैल्यूड है, क्या डिसेंटली वैल्यूड है, क्योंकि पूरा गेम वैल्यूएशन का आप बोले यहाँ पर। ठीक है, तो देखो यार, जब ये सवाल उठा मनुष्य के सामने, इस मनुष्य प्रजाति के सामने, तो उसने मल्टीपल अलग अलग तरीके के मल्टीपल्स बना दिए, अलग अलग मल्टीपल्स बना दिए। इसमें बहुत सारे मल्टीपल्स सरवाइव करे, कुछ मर गए इनिशियल स्टेजेस में, कुछ अभी तक जिंदा है। उनमें से जो जिंदा है उसमें सबसे बिगड़ा हुआ बच्चा जो है वो है पी रेशो। तो पी रेशो का मल्टीपल क्या होता है? दोनों फॉर्मूले सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप देखोगे पी रेशो का ऊपर वाला फॉर्मूला, तो आपको दिखेगा पी रेशो का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशो। तो ऊपर वाले में आपको दिखेगा कि मार्केट वैल्यू पर शेयर इज माय न्यूमरेटर नंबर एंड अर्निंग पर शेयर इज माय डिवाइडर नंबर, माय डिनोमिनेटर नंबर। तो मतलब यह है कि मैं कंपनी 1 रुपया अगर कमाती है तो उसकी एवज में कंपनी का शेयर कितने रुपए में खरीदने को तैयार हूं, ये पी रेशो बताता है, दैट्स इट। इसके अलावा पी रेशो का कोई बहुत ज्यादा बड़ा एज सच कोई उपयोग नहीं है। लेकिन हुआ क्या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पता है? सिंपल सी बात है ना, आप कितना रुपया दे रहे हो अगेंस्ट आपकी कंपनी ने 1 रुपये कमाए। तो अगर किसी कंपनी का पी रेशो 20 है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट 20 रुपए देने को तैयार है अगर कंपनी 1 रुपये कमाए तो, कमा रही है तो। ठीक है, पी रेशो, क्यों पी रेशो को सबसे पहले मार्केट में लाया जाता है? सबसे पहली चीज कोई पूछता है कि पी कितना है इसका, कितना पी है इसका। ठीक है, तो यार क्या हो गया ना, पी रेशो को लोगों ने यूनिफॉर्म जैसा समझ लिया कि आप एक कंपनी का पी रेशो, सारी कंपनीज का पी रेशो निकाल लो और उन सारी कंपनीज के पी रेशो को एक साथ लगा दो तो आपको पता चल जाएगा कौन सी अच्छी कौन सी बुरी। ऐसा नहीं होता। आपको ये लग रहा है कि आप कोई भी कंपनी का एक ही सेक्टर के अंदर दो कंपनीज का पी रेशो के साथ ब्लाइंडली कंपैरिजन कर दोगे? एब्सोल्युटली नॉट। आपको लगता है कि अलग अलग सेक्टर की दो अलग अलग कंपनीज का पी रेशो आप कंपेयर कर सकते हो? नहीं। आपको लगता है अलग अलग मार्केट कैप की कंपनी का पी रेशो कर सकते हो? देखो, कर तो रहे हैं लोग, बट करना नहीं चाहिए। इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि करना बहुत आसान है, इट इज लाइक अ स्कूल यूनिफॉर्म। ठीक है, बट ये सही तरीका नहीं है। जैसे अगर मैं आपको ऑटोमोबाइल कंपनी की इस बात करूं, तो अब ऑटोमोबाइल कंपनी में देखो आप, ये ऑटोमोबाइल कंपनी की लिस्ट है, यहाँ पी रेशो है। आप देखोगे इसका जो पी रेशो है 9 से लेकर के 75 तक जा रहा है।
ठीक है, बट यहाँ कितना बटा हुआ है, ये हार्डकोर पैसेंजर व्हीकल बिजनेस है, अब ये भी कमर्शियल व्हीकल में उतरा है, तो ये तीनों पैसेंजर व्हीकल कमर्शियल व्हीकल बिजनेस है। ये वाले आइशर मोटर क्या है, आइशर मोटर हार्डकोर टू व्हीलर और कमर्शियल व्हीकल बिजनेस है, ये प्योर पैसेंजर कार बिजनेस है। ये इस समय सिर्फ टू व्हीलर बिजनेस है ये तीनों, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर, हीरो मोटोकॉप। अशोक लीलैंड और एस्कॉर्ट तो प्योर कमर्शियल व्हीकल। अब सबके पी रेशो अलग अलग है, आप ऐसा थोड़ा ना बोल सकते कि इसमें सबसे चीपेस्ट टाटा मोटर है क्योंकि उसका पी कम है, और सबसे एक्सपेंसिव टाटा टीवीएस मोटर्स है क्योंकि उसका पी ज्यादा है। दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स, राइट? ऐसे नहीं होता, समझ रहे हो आप? जरूरी नहीं है कि हर लो पी का मतलब ये है कि कंपनी आपकी चीप है। जैसे अगर आप देखोगे भारत पेट्रोलियम देखोगे 7.6 का पी है, इसका ये मतलब थोड़ा ना है कि खरीद लो कल जाके, लुट रहा है माल, फ्री में बिक रहा है कंपनी। इट इज नॉट लाइक दिस, राइट? ये भी जरूरी नहीं है कि हर हाई पी कंपनी एक्सपेंसिव हो। आप हिताची देखो 383 का पी लेके बैठी कंपनी, आप जोमेटो देखो 378 का पी लेके बैठी, लोग अभी भी बाय कॉल दे रहे हैं जोमेटो पे कि खरीदो जोमेटो। हिताची तो इट्स लाइक एवरग्रीन बाय, कभी भी किसी भी प्राइस पे खरीद लो हिताची को। तो 1500 रुपये पे देखा हुआ स्टॉक है मेरा, 1500 रुपीज पे 10 गुना हो गया स्टॉक, ठीक है? तो ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं पता है? उसका कारण ये है कि जो अर्निंग्स होती है ना वो बहुत वोलेटाइल होती हैं। क्या होता है जब प्रॉफिट, जब साइकिल आपके फेवर में है तब सब कुछ रंगीन है, सब कुछ अच्छा है, और जब साइकिल आपके अगेंस्ट हो जाती है, मार्केट साइकिल, कमोडिटी साइकिल, इकोनॉमिक साइकिल, तो सब कुछ आपके अगेंस्ट हो जाता है। जैसे अगर आप देखोगे ये तीनों की तीनों स्टील कंपनीज हैं, इंडिया की टॉप 3 स्टील कंपनीज को लिया है अपन ने। इन तीनों के पी रेशो में देखो कितना फर्क है। टाटा स्टील का पी रेशो 117 है। मार्केट ने तीनों स्टील कंपनीज में से सबसे हाईएस्ट वैल्यूएशन टाटा ग्रुप को दिया है। क्यों दिया है पता है? क्या कारण है? आप इसका प्रॉफिट वेरिएंस देखिए। जेएसडब्ल्यू और जिंदल स्टील का प्रॉफिट वेरिएंस, वेरिएंस मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन नेगेटिव में जा रहा है, ठीक है, जबकि इनका पॉजिटिव प्रॉफिट वेरिएंस है। प्रॉफिटेबिलिटी में एक कंपेरेटिव टर्म्स में प्रॉफिट्स बेटर है, ठीक है, तो मार्केट ज्यादा बेटर पी रेशियो रिवॉर्ड कर रहा है। ठीक है, आप देखो टाटा स्टील के पी को, क्या कारण है? लेकिन ये सिंस ये साइक्लिकल है तो ये इसके पी ऐसे ही एब्सर्ड आपको मिलेंगे होते हुए। जहां पर पी नहीं दिख रहे हैं वो लॉस का एरिया है, ये लॉस मेकिंग है इस जगह पर। तो अब एक कमोडिटी कंपनी है जिसकी अर्निंग्स कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट करती है, क्या वहां पर पी रेशो असेस करना एक सही मेजर है? बिल्कुल भी नहीं। वहां पर पी रेशो से असेसमेंट हो ही नहीं सकता। कारण क्या है पता है? समझना, अर्निंग्स फ्लक्चुएट करती हैं। अगर कोई कंपनी ने अभी बड़ा कोई लॉस बुक कर दिया या कोई बड़ा प्रॉफिट बुक कर लिया, वन शॉट बड़ा प्रॉफिट बुक कर लिया, तो कंपनी की अर्निंग तो ब्लो कर जाएगी, और कंपनी की अर्निंग ब्लो कर जाएगी तो पी कम हो जाएगा। सर पी कैसे कम होगा? पी क्या होता है? पी बाई ई। तो अगर मेरी अर्निंग बढ़ रही है तो पी तो कम हो जाएगा ना मेरे भाई, डिनोमिनेटर फट जाएगा ना अगर, तो मेरा एंड नंबर तो कम ही होना है। वैसे ही सर अगर कंपनी पे कोई एक बार बड़ा खर्चा आ गया, कोई बड़ा डेप्रीसिएशन आ गया, कोई एबनॉर्मल लॉस आ गया, तो अर्निंग कम हो जाएगी, पी रेशो उछल जाएगा बिना काम के। तो समझना पड़ता है आपको, ऐसे ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेंगे कि जो आ गया उसको देख के पी रेशो कम है तो अंडर वैल्यूड, ज्यादा है तो ओवर वैल्यूड, मीडियन से कम है तो अंडर वैल्यूड, मीडियन से ज्यादा है तो ओवर वैल्यूड। वाई इट इज लेस, वाई इट इज मोर, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी अभी आप देखोगे सारे के सारे ब्रोकर्स प्रॉफिट पोस्ट कर रहे हैं। जीरोधा ने 62% का प्रॉफिट ग्रोथ पोस्ट करा, एंजल ने 39% का प्रॉफिट ग्रोथ पोस्ट करा, और यहां पर ग्रो बोल रहा है कि मेरा 805 करोड़ का लॉस है। 805 करोड़ का लॉस किस कारण से हुआ है पता है? ग्रो जो था ना पहले तक, इसका जो रजिस्टर्ड ऑफिस था, इट वॉज सिचुएटेड इन डेलावेयर, वहां से इसको बैंगलोर लेके आए ये लोग अभी अभी। तो इस बीच में इनको एक टैक्स का पेमेंट करना पड़ा बड़ा यूएस में, जिसके कारण इनका 805 करोड़ का नुकसान है। एग्जैक्टली ये दिख रहा है, इट्स अ वन टाइम टैक्स ऑन ऑफिस शिफ्ट। समझ रहे हो? अभी ये एक कारण से उसका प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो गया या उसका प्रॉफिट बहुत कमती रह गया, तो उसका तो पी रेशो बढ़ जाएगा, उस टाइम पर आपको महंगा दिखेगा वो स्टॉक। आपको समझना पड़ेगा कि जो अर्निंग्स जब भी हम लेंगे, अगर हम
5 कंपनीज के पी रेशियो को टैली कर रहे हैं तो उनकी अर्निंग्स हमेशा हमेशा नॉर्मलाइज करोगे आप। इस तरह के एबनॉर्मेलिटी को फैक्टरिंग करोगे, उसको हटाओगे। सर कैसे हटाऊंगा? जैसे मान लो कंपनी कोई ऐसा खर्चा करती है जो 5 साल में एक बार करती है, बड़ा खर्चा 5,000 करोड़ का अभी कर लिया उसने, तो आप उसको डिवाइडेड बाय 5 कर दो कि हर साल 200-200 करोड़ में बांट दूंगा उसको। अर्निंग नॉर्मलाइज कर दी ना आपने। ठीक है, अब मैं इंटरप्रेट कैसे करूं पी रेशो को? तो देखो सिंपल सी बात है, कोई भी स्टॉक है ना, उसके रिटर्न को दो चीजें ड्राइव करती हैं। एक होता है इन्वेस्टमेंट रिटर्न। इन्वेस्टमेंट रिटर्न मतलब वो रिटर्न का वो हिस्सा जो उसको अर्निंग्स के कारण आया है, कि कंपनी ने अपनी अर्निंग बढ़ाई है इसलिए मुझे ज्यादा रिटर्न मिला है, स्टॉक मेरा भागा है। और दूसरा वो रिटर्न जो स्पेक्युलेटिव रिटर्न है, कि रिटेलर्स ने आके सट्टा लगा दिया मेरे स्टॉक पे और इसीलिए मेरा स्टॉक भागा है। मतलब अगर किसी कंपनी का स्टॉक यहां से 10 गुना होता है तो 10 गुना वाले फैक्टर में दो चीजें इंक्लूड होती हैं। एक होता है इन्वेस्टमेंट रिटर्न की, ये जो 10 गुना हुआ है इसमें से कितने गुने होने का कारण यह है कि कंपनी की अर्निंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और बाकी जो बचता है वो हवा है, उसके अंदर चिप्स नहीं है। वो चिप्स का पैकेट समझ लो आप 10 गुना को, तो उसमें जब आप खोलोगे तो जो हवा निकलेगी वो स्पेक्युलेटिव रिटर्न है, और जो चिप्स अंदर निकलेगी वो इन्वेस्टमेंट रिटर्न है, वो अर्निंग के कारण आया हुआ रिटर्न है। तो जब बियर मार्केट आएगा, जब बुल मार्केट का तिलिस्म टूटेगा, उस समय ये जो इंक्रीज इन मल्टीपल है ये हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएंगे। सर मेरे को समझ नहीं आया आप क्या बोलना चाह रहे हो, इधर ध्यान से समझना। कोई कंपनी है जिसका स्टॉक 100 रुपीज है आज, ठीक है, इस कंपनी की मान लो कंपनी की अर्निंग जो है वो 10 रुपए, तो कंपनी का पी रेशो कितना हो गया सर? पी रेशो 10 हो गया, सिंपल सी बात है। अब क्या हुआ सर, 5 साल बाद इस कंपनी की अर्निंग बढ़ के 50 रुपए हो गई, और मान लो पी रेशो 10 का 10 रह गया, तो इसका शेयर बढ़ के कितना हो जाएगा? 10 × 50, 500 रुपए। तो ये जो अभी 5x की आई ना ग्रोथ इसके अंदर, दैट इज 100% इन्वेस्टमेंट रिटर्न, देर इज नो स्पेक्युलेशन इन्वॉल्व। लेकिन मान लो मार्केट जैसे जैसे इसने रिटर्न्स बढ़ाए, अपनी अर्निंग ग्रोथ बढ़ाई, मार्केट इसकी शेयर्स को बढ़ाते हुए लेके चला गया, और अब इसका पी जो है वो बढ़ के 100 हो चुका है। तो 5 साल के बाद इसका प्राइस 500 रहेगा, 5,000 हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा। बट ये 5,000 के अंदर, 5,000 के अंदर जो इन्वेस्टमेंट रिटर्न है वो सिर्फ 500 है, और बचा हुआ जो 4,500 है दैट इज बिकॉज ऑफ द स्पेक्यूलेशन, जो लोग स्पेक्यूलेट कर रहे हैं मार्केट में। ठीक है, तो पी रेशो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपका, देखो जैसे यहां पर देखो, अर्निंग में 5 साल में 21% की ग्रोथ हुई, लेकिन टोटल रिटर्न 32% का मिला। क्यों टोटल रिटर्न 32% का मिला? बिकॉज पी भी ग्रो कर रहा था। तो अगर आपकी अर्निंग्स बढ़ रही है साथ में पी भी बढ़ रहा है, पी मतलब मार्केट का परसेप्शन बढ़ रहा है, तो आपका रिटर्न एम्पलीफाई हो जाएगा। इसको एम्पलीफिकेशन ऑफ रिटर्न बोलते हैं, कि आपका रिटर्न जो है वो एम्पलीफाई हो जाएगा बहुत बुरी तरीके से। ठीक है, सिमिलरली समझिए मेरी बात, क्या होता है ना, पी रेशो कई बार ऐसा होता है कि सालों तक मेरा पी रेशो ऐसे चलता रहा। देखो सिंपल सी बात है, एक होता है कि पी रेशो ऐसे जा रहा है और पी रेशो ऐसे हो गया, तो ये जो चीज है ना, इसको बोलेंगे फॉल इन पी रेशो। ये पी रेशो में गिरावट है। सालों तक पी रेशो ऐसे चला और सडनली आके अब ऐसे चलने लग गया, तो ये जो हुआ है ना, इसको बोलेंगे री रेटिंग इन पी रेशो। ये पी रेशो में री रेटिंग है। फॉल तो किसी भी कारण से हो सकता है, कंपनी की अर्निंग बढ़ गई हो तो पी रेशो गिर गया, समझ रहे हो, कंपनी का प्राइस नहीं बढ़ रहा है, अर्निंग बढ़ रही है तो पी रेशो गिर गया, वो फॉल है। री रेटिंग मतलब कि पी रेशो, समझना, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अर्निंग की क्वालिटी में या फिर बिजनेस में, या फिर जिस कारण से आपका पी रेशो बढ़ा हुआ था उस कारण में, एनी रीजन, एनी रीजन बिकॉज ऑफ विच योर पी वॉज हाई, वो फैक्टर्स चेंज हो चुके हैं, उनमें कुछ स्ट्रक्चरल बदलाव आए हैं।
तो जब पी रेशो में गिरावट आ जाती है, वो परमानेंट गिरावट जो होती है उसको बोलते हैं कि पी री रेटिंग हो गई। जैसे अगर आप देखोगे तो एफएमसीजी कंपनीज जो हैं, इनका पी देखो, आपको ऐसा नहीं लगता है कि यार एक लाइन में जमा हुआ है, कितना कम डेविएशन है। अपन ने ऑटोमोबाइल देखा था, एक का 8 है, दूसरे का 90 है। यहां पर पी रेशो का रेंज, फैलावट का रेंज कितना कम है। ऐसा क्यों है पता है? बिकॉज दे हैव द स्टेबिलिटी इन अर्निंग। चेक करो, उनका वेरिएशन चेक करो सेल्स का पिछले 3 सालों में, सबका ऑलमोस्ट सिमिलर है, 8%। कितनी सिमिलैरिटी है। जब ये चीज होगी तो पी रोबस्ट रहेगा, ठीक है। लेकिन साइक्लिकल कंपनी अगर आप देख लोगे कहीं पर भी, जिसका प्राइस रॉ मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है, वहां पर आपको पी अस्त व्यस्त मिलेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाई ग्रोथ बिजनेसेस देखोगे, फास्ट फैशन, ट्रेंड, हाई पी। डिक्सॉन, क्योंकि एलईडी वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, हाई पी। यूरेका फोर्ब्स, इंडिया में सिर्फ 6% फिल्टर पेनिट्रेशन है अभी। एबीबी डेटा सेंटर में भागे जा रहा है, 108 का पी है, ठीक है। मार्केट की टेलविंड अगर सपोर्ट कर रही है तो पी मिलेगा आपको। कई कंपनीज ऐसी होती है जिनको मार्केट सपोर्ट कर जाता है, सब लोगों को, सब लोग उस कंपनी को खरीदना चाहते हैं, हर आदमी किसी भी प्राइस पे खरीदता है और पी रेशो बढ़ जाता है, ठीक है। अगर मैं इसको 2 मिनट के लिए समराइज करूं, तो कोई भी कंपनी ऐसी है जिसकी ग्रोथ ज्यादा है, जिसकी अर्निंग्स में स्टेबिलिटी है, जिसकी लो डेट है, डेट लो है, जिसकी कैपिटल की रिक्वायरमेंट कमती है, कम कैपिटल रिक्वायरमेंट है, उन सब कंपनीज का पी रेशो हायर रहेगा। कोई भी ऐसा है जिसका हाई रिस्क फर्म है, हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट का बिजनेस है, मेरे को बहुत पैसा लगता है बिजनेस करने के लिए, मेरा बिजनेस में डेट ज्यादा है, मेरी ग्रोथ स्लो है, तो मार्केट उनको रिवॉर्ड नहीं करता, उनका पी रेशो हमेशा लो रहेगा, ठीक है। मॉर्गन हाउसल की एक बात है, जो साइकोलॉजी ऑफ मनी के राइटर हैं, वो बोलते हैं कि अर्निंग्स जो है वो कंपाउंड होती है ओवर द टाइम, बट वैल्यूएशंस जो है वो कंपाउंड नहीं होते हैं, वो अपने रिवर्ट पे आ जाते हैं। मतलब वैल्यूएशन ऊपर नीचे होते रहेंगे, अर्निंग्स बढ़ती रहेंगी कंटिन्यूसली। सर क्या ऐसा होता है क्या? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। आप देखिए, मैं बताता हूं आपको रियल लाइफ इंपैक्ट कैसा आता है। एक बेसिक केस स्टडी है एलटी फूड्स की, ठीक है। एलटी फूड्स की बेसिक केस स्टडी आप देखो, यहां पर 7 का पीई था उसका, सितंबर 2020 में, वहां से पीई बढ़ के 23 का हो गया, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 4x, ऑलमोस्ट 3x, 3 को नहीं मानो आप तो, ऑलमोस्ट 3x। और प्राइस 2020 में यहां पर कुछ 30 रुपए का प्राइस था, वो बढ़ के 45 रुपए हो गया। द प्राइस गेन 450 रुपीज हो गया, दैट प्राइस गेन इज ऑलमोस्ट 15x। वाई इट हैज हैपेंड? क्या हुआ यहाँ पर? देखो ना, सेल्स में कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी ग्रोथ तो आई नहीं मेरी मार्च के बाद। ऐसा तो हुआ नहीं कि कोई सेल्स फट गई हो, कि 10 गुने की सेल्स हो गई हो, कि मेरे मार्जिन कोई बहुत बुरे फट गए हो। मार्जिन 11-12% थे, वही 11-12% पर है। पता है क्या हुआ? पहले कंपनी की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो थी, वो 260 दिन थी, कि कंपनी को 260 दिनों तक का धंधे का पैसा अपने पास रखना पड़ता है, ठीक है। अब वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होते होते 193 डेज की रह गई। समझिए आप, पहले कंपनी लोगों को चावल बेचती थी तो 50 दिन की उधारी देती थी, अब 20 दिन की उधारी दे रही है। पहले अपने किसानों को 30 दिन में पैसा देती थी, अब 80-80 दिन में पैसा दे रही है। कंपनी ने अपने पास पैसा रोक लिया है, कंपनी का कैश फ्लो रिलीज हुआ है। कैश फ्लो रिलीज हुआ है तो उसके कारण आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए, जो 12% का होता था, आज वो बढ़ के 21% का हो गया। और मार्केट ने इस बिजनेस को रिवॉर्ड कराया एज कंपेयर टू एनी अदर ग्रेन बिजनेस। इतना सिंपल है। सर क्या वैसे ही जैसे पी बढ़ता है वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट भी होता है क्या? देखो ये हो रहा है ना कॉन्ट्रैक्शन, प्राइस वहीं का वहीं खड़ा है। डी मार्ट का प्राइस पिछले 3 सालों से प्राइस वहीं का वहीं है, लेकिन आप ये देखिए कि पी रेशियो जो 300 का हुआ करता था, वो आज गिर के 97 का हो गया है। जो पी रेशियो 300 का हुआ करता था, वो आज गिर के 97 का रह गया है। सर ऐसा क्यों हुआ? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? रीजन है, देखिए आप, ग्रोथ देखिए,
ये है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ मतलब मेरे एग्जिस्टिंग स्टोर से, मेरे पुराने स्टोर से पिछले साल के मुकाबले इस साल कितनी ज्यादा ग्रोथ हुई है। ये देखो आप, ये 24% हुआ करता था, ठीक है। ये इसका अनुमान देखिए आप कितना श्रिंक होता जा रहा है। कंपनी ने स्ट्रगल करा है यहां पर इस पीरियड में रेवेन्यू पर फुटेज बढ़ाने के लिए अपना, समझ रहे हो, मार्जिन के लिए स्ट्रगल करा है कंपनी ने। कंपनी मार्जिन नहीं बढ़ा पाई है अपने। क्यों नहीं बढ़ा पाई है? क्योंकि जूडियो बीच में आ गया। उस टाइम पर कंपनी ने ये बोला कि जूडियो के अपैरल बिजनेस, हमारा पूरा जूडियो को चला गया, अपैरल वाज अ हाई मार्जिन बिजनेस फॉर अस। और अब कंपनी क्या बोल रही है पता है? अब कंपनी बोल रही है कि रेवेन्यू स्लो है क्योंकि उसके कारण है क्विक कॉमर्स कंपनी एज द रीजन फॉर स्लो डाउन इन द ग्रोथ, इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन फ्रॉम क्विक कॉमर्स, मैनेजमेंट हैज कॉल्ड आउट। अब मैनेजमेंट बोल रहा है कि क्विक कॉमर्स है। तो ये इसके कारण ये सब अब पछड़े पड़ गए ना, तो अब मार्केट इसको हाई वैल्यूएशन नहीं देगा। पीई को मार्केट ने गिरा दिया। आप सेम एशियन पेंट्स का जाके देखिए, किसी जमाने में 110 का पीए होता था, 40 का पीए। क्यों? जब 110 का पी था तब एशियन पेंट बादशाह था इंडस्ट्री का। सर क्या आज बादशाह नहीं है? बादशाह तो आज भी है, बट आज अकेला बादशाह नहीं है। आज बिरला ओपस भी है, आज जेएसडब्ल्यू पेंट भी है, आज इंडिगो भी एग्रेसिव है, आज नेरोलेक भी एग्रेसिव है, आज बर्जर भी एग्रेसिव है, ठीक है। सब एग्रेशन के साथ टूट पड़े हैं उसके ऊपर एक साथ। तो पी रेशो कोलैप्स कर गया। प्राइस वहीं का वहीं है, सेल्स कंटिन्यूसली बढ़ रही है, लेकिन पी रेशो कमती जा रहा है ना। मार्केट प्राइस बढ़ा नहीं रहा है, सेल्स बढ़ रही है तो प्राइस नहीं भाग पा रहा है, प्राइस वहीं का वहीं है, अर्निंग्स बढ़ती जा रही है, पी गिरेगा। पी की री रेटिंग ही हो गई उसकी। 110 का पी अगर 40 पे आ गया तो री रेटिंग ही है, वापस 110 जाने में जान लग जाएगी। तो मेरा बोलने का मतलब यह है कि कोई भी मल्टीपल, भले ही वो पी हो या पी हो या कोई भी डी हो, अपने को आइसोलेशन में नहीं देखना है, अपने को उसके पीछे का रीजन जाके समझना है कि ये मल्टीपल किन चीजों से, किन फैक्टर्स से काम करता है, ठीक है। और तभी अपने को उसका सेंस बनाना है। अगर आप लॉन्ग रन में देखोगे, अभी जैसे मैं आपको बताता हूँ, समित वर्तक सर हैं वन सेज वन के, उनका भी रिसेंटली मेमो पब्लिश हुआ है। वो क्या बोलते हैं, 2 मिनट जरा समझ लेना। सर बोलते हैं कि वाइल कंस्ट्रक्टिंग ऑप्टिमल पोर्टफोलियो, एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने के पहले आपको अवेयर होना चाहिए रिस्क से, ठीक है। फॉलोइंग अ ब्रॉड बेस्ड रैली, अभी हमने एक बड़ी रैली देखी है जहां पर पी मल्टीपल री रेटिंग है सिग्निफिकेंटली बूस्टेड द रिटर्न। तो जो मार्केट में पिछले 4 सालों में रिटर्न आए हैं, उसमें मेजॉरिटी रिटर्न वाज नॉट द इन्वेस्टमेंट रिटर्न, इट वाज स्पेक्युलेटिव रिटर्न, वेयर पी मल्टीपल्स ऑफ साइक्लिकल स्टॉक हैज इवन सरपास द क्वालिटी ऑफ दोज स्टॉक्स, एंड वी बिलीव दैट द फ्यूचर रिटर्न्स विल प्राइमरली बी ड्रिवन बाय द अर्निंग ग्रोथ। मतलब अब जिन स्टॉक्स में अर्निंग ग्रोथ नहीं है, वो सारे के सारे स्टॉक्स टूट जाएंगे। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है द कंपनीज दैट फॉल शॉर्ट ऑफ अर्निंग एक्सपेक्टेशंस कुड सी द शार्प करेक्शन इन बोथ वैल्यूएशन एंड प्राइस, ठीक है। अगर मैं लॉन्ग रन में देखता हूं, एक लॉन्ग रन में एक स्टडी है जो मैं आपके साथ फाइनली शेयर करना चाह रहा हूं, कि शुरुआत में अगर आप देखते हो तो आपका जो 80% रिटर्न होता है वो एक्सपेक्टेशंस के कारण होता है, वो स्पेक्युलेटिव रिटर्न होता है, और सिर्फ 20% रिटर्न इन्वेस्टिंग रिटर्न होता है। बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जब आप इन्वेस्टमेंट में बने रहते हो, तो जो आपकी कैपिटल मल्टीप्लाई होती है उसमें 60% रिटर्न जो रहता है वो इन्वेस्टमेंट के कारण आया हुआ रिटर्न रहता है, मतलब अर्निंग की ग्रोथ के कारण आया हुआ रिटर्न होता है। और सिर्फ 40% रिटर्न पी री रेटिंग के कारण आया हुआ रिटर्न रहता है लॉन्ग रन में, ठीक है। मुझे इतना ही बोलना था। मुझे पता है थोड़ा सा अनकन्वेंशनल डिस्कशन था पी रेशो पे, बट मैंने छुट्टी नहीं मारी है। दिवाली आ रही है, आप सब लोगों को मेरी तरफ से, आपको और आपके पूरे परिवार को, आपके मम्मी पापा को, आपकी पूरी फैमिली को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दिवाली आप सब लोगों के लिए बहुत मंगलदायक रहे, आप लोगों को बहुत बहुत अच्छा स्वास्थ्य और बहुत बहुत ज़्यादा धन संप्रदाय मिले, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी आए आपकी लाइफ में, अच्छी हेल्थ आए, एंड आई विश यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी दिवाली। मैं आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते, तब तक के लिए दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।